हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले चैप्टर हमने देखा था, महान्यायवादी को देखा था, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। तो आई थिंक सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, जिस तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया। मेरी तरफ से 100% था दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया और मैंने अपना 100% दिया। अब बात है आप पे ना कि आप उसको कैसे देखते हैं। अगर आप उसे अच्छे से अगर रिवाइज़ करेंगे, अगर बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आपके फ़ेवर में होगी। मैंने तो अपना 100% दे दिया था। अगर आप उसे अच्छे से फ़ॉलो नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं देखेंगे तो कहीं न कहीं मेरे 100% देने के बाद भी आपको टॉपिक क्लियर ना हो, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा दारोमदार तो आपके ऊपर होता है, क्योंकि आपको बार-बार रिवाइज़ करना होता है। हमारा काम है कि जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, उससे आपको रूबरू कराना, उसकी गहराई से आपको रूबरू कराना, ताकि वहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो आपसे बाहर ना जाए, मतलब आपके अंडर में रहे, आपसे बाहर ना जाए। चाहे वो किसी भी डायमेंशन से पूछे, मैं उसको हर डायमेंशन से लेकर के जितना तथ्य है, जितना कंसेप्ट है, हर चीज़ मैं बताने का प्रयास करता हूँ। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ता हूँ जिसमें आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है? तो इसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं क्या दोस्तों, सीएजी को, जिसे कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है दोस्तों। अगर इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो कहीं न कहीं दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो फैक्ट होता है वो तो हम इधर-उधर करके देख लेते हैं। लेकिन जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है इसमें कितनी गहराई है और इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। वो एक-एक चीज़ मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आप ईमानदारी से फ़ॉलो करें और ईमानदारी से फ़ॉलो करने के आफ्टर क्लास के बाद आप उसे बार-बार रिवाइज़ करें, ठीक है? दोस्तों, जितना रिवाइज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँगे। अदरवाइज़ पढ़ने को तो दुनिया पढ़ रही है, आप भी पढ़ते रह जाएँगे, लेकिन रिवाइज़ बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं आप सवाल करने से वंचित हो जाएँगे, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सीएजी कहा जाता है, ठीक है? यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, आप जाकर के पीवाईक्यू को खंगाल सकते हैं, चाहे पीसीएस का हो, चाहे वनडे का हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन और यहाँ से दोस्तों फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों चीज़ें पूछता है। अभी कुछ टाइम बाद हम आपको इसकी गहराई में ले चलेंगे, इसकी गहराई क्या है, आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो ये सीएजी का चैप्टर है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और उनकी गहराई भी ठीक-ठाक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक लास्ट में एक प्यारा-सा कमेंट भी ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों? क्योंकि आपका जो कमेंट होता है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो हम चाहते हैं भई कि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा-सा सपोर्ट होना चाहिए ना दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट जितना अच्छा रहता है उतना ही काम करने में हमको मन लगता है, ठीक है? ताकि हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें, ठीक है? तो बिना समय गँवाए चलिए शुरू करते हैं। आज का ये चैप्टर नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, जिसे सीएजी के नाम से भी जाना जाता है। कभी-कभी आपको डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेगा, कभी-कभी डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेगा, ठीक है? ये तो मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ। अभी जस्ट इसके बाद हम इसकी गहराई में चलेंगे, इसके कंसेप्ट में चलेंगे। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, एक-एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजिंग ना रहे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक जो हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या दोस्तों? क्या इनका चुनाव होता है या कैसे क्या होता है? ठीक है, इनका चुनाव तो नहीं होता है, लेकिन इन्हें नियुक्त किया जाता है और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे अगर बढ़ेंगे, अगर इनके अनुच्छेद की बात कर लें, तो अगर इनके अनुच्छेद की बात करें तो इनका जो ज़िक्र है, अनुच्छेद 148 में और भी आगे एक अनुच्छेद है, उसको मैं बताऊँगा आगे चल के, ठीक है? 148 में इनका जो है प्रावधान किया गया है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? अगर उनके कार्यकाल की बात करें दोस्तों, तो उनका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष के बीच में होता है। क्या? 5 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष। इसका मतलब होता है यदि या तो 5 साल पूरा हो गए हों या फिर 65 साल पूरा हो गए। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाती है, तो अपने पद से क्या करते हैं? रिज़ाइन दे देते हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगर उनकी शपथ की बात कर लें, अगर भाई नियुक्ति किया जाता है, कोई भी वो संवैधानिक पद अगर नियुक्त किया जाता है, तो उनको शपथ पहले लेना होता है। शपथ लेने के बाद ही अपने सीट पर, अपने पद पर प्रस्थान करते हैं, संवैधानिक तरीके से निर्वहन करने के लिए, ठीक है? मगर क्या होता है कि कई बार शपथ लेने के बाद भी लोग अपने पदों को अच्छे से निर्वहन नहीं कर पाते हैं। करप्शन का नाम सुने हैं ना आप, उसमें लिप्त हो जाते हैं, ठीक है? तो हम आशा करते हैं कि जितने भी दोस्त सिलेक्शन लें, वो ईमानदारी से चीज़ें काम करें और ताकि जो करप्शन है वो धीरे-धीरे दूर हो सके, ठीक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं शपथ किसके माध्यम से लिया जाता है। तो शपथ की अगर बात करें तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाता है। क्या दोस्तों? जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं, किनको? सीएजी को,
महालेखा परीक्षक भी शॉर्टकट में कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। अगर त्यागपत्र की बात करें तो भाई वो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देंगे, क्योंकि इनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो ये अपना जो त्यागपत्र है दोस्तों, वो किसको देंगे? वो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उनकी योग्यता की बात करें, योग्यता तो हमने बीच में ड्रॉप कर दिया था, लेकिन हम इसको देखने वाले हैं। अगर इनकी योग्यता की बात करें तो इनका जो योग्यता है दोस्तों, इनकी योग्यता का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है। क्या दोस्तों? इनका जो योग्यता का निर्धारण है संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, बल्कि इनका जो प्रावधान है, इनका जो जिक्र किया गया है, वो सीएजी एक्ट 1971 के माध्यम से किया गया है। क्या दोस्तों? इनका जो प्रावधान है, इनका जो जिक्र, इनका जो इनके बारे में जो डिस्कशन किया गया है, वो संविधान के किसी अनुच्छेद में ना होकर के, क्या दोस्तों? संविधान के किसी अनुच्छेद में ना होकर के ये किया गया है सीएजी एक्ट 1971 में। क्या दोस्तों? इनकी योग्यता का जो निर्धारण है दोस्तों, वो कहाँ किया गया है? सीएजी एक्ट 1971 के माध्यम से इनकी योग्यता का निर्धारण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन और दोस्तों, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है, सीएजी के पद पर बैठने से पहले दोस्तों इनके पास 10 सालों का अनुभव होना चाहिए। 10 सालों का अनुभव का मतलब होता है कि किसी सर्विस में ये 10 सालों तक क्या किए हो? सेवा दिए हों। क्या दोस्तों? ये किसी सर्विस में 10 सालों तक सेवा दिए हों, या फिर ये वित्त के अच्छे जानकार हो। क्या? वित्त यानी फाइनेंशियल के अच्छे जानकार हो, तो ऐसे योग्य व्यक्ति को सीएजी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। क्या दोस्तों? ऐसे व्यक्ति को सीएजी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इनकी गहराई की बात करते हैं। अभी तो हमने पूरी हेडिंग देखी, अब इनके हम गहराई में जाने का प्रयास करेंगे और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आइए दोस्तों, इसके आगे देखते हैं कि सीएजी के बारे में और क्या चीज़ें हैं, इनके अंदर क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में कितनी डिटेल है, कितनी गहराई है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि वेतन और उनको कैसे हटाया जाता है और उनकी कार्यशक्ति क्या होती है। तो ठीक है दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने देखा उनकी मोटी-मोटी हेडिंग से क्या क्या-क्या प्रावधान है, उसको हमने अच्छे से देखा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा टर्म देखने को नहीं मिला जिसमें आपको कन्फ्यूजिंग हो, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजिंग हो सकती है। अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो यहाँ कन्फ्यूजिंग होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे कंसेप्चुअल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इनके वेतन की बात कर लेते हैं। तो अगर इनके वेतन की बात करेंगे दोस्तों, तो इनका वेतन है मूलतः 2.5 लाख। कितना है दोस्तों? इनका जो वेतन है मूलतः 2.5 लाख है। इतना ही किसका होता है? इतना ही सुप्रीम कोर्ट का होता है। कितना? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो मासिक वेतन होता है, इतना सीएजी का वेतन होता है। मतलब आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि सीएजी का वेतन उतना होता है जितना कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होता है। ये कंपेयर कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको भी बता सकते हैं कि 2.5 लाख इनका मासिक वेतन होता है। ठीक है, अच्छा, इनके वेतन की बात करें तो इनका वेतन मिलता कहाँ से है? इन्हें कैसे वेतन दिया जाता है? किस प्रकार से इनका प्रोसेस है वेतन का? तो उसको भी देख लेते हैं। तो जो सीएजी का वेतन होता है दोस्तों, वो सिंचित निधि होती है ना, सिंचित निधि, जिसे भारत का खजाना कहा जाता है। तो सिंचित निधि से इनका जो वेतन है, किसका? सीएजी का वेतन है, वो सिंचित निधि से दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गहराई से ये यहाँ से सवाल बनते हैं, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं। इसे बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में फीड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो बहुत लोग गलत कर देंगे। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपके साथ खेल भी सकता है। यहाँ पर सिंचित की जगह आकस्मिक निधि भी दे सकता है और सारी चीजें दे सकता है, तो आप इससे सजग रहें। ठीक है, यहाँ पर क्या सीएजी का वेतन की बात कर लिया जाए तो सीएजी का वेतन जो दिया जाता है वो भारत के सिंचित निधि से दिया जाता है। क्या दोस्तों? इसे ही भारत का खजाना भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? भारत का खजाना भी इसी को कहा जाता है। किसको? सिंचित निधि को। ठीक है, तो हमने देखा अभी तक सीएजी के वेतन का प्रोसेस, कि सीएजी का वेतन कैसे दिया जाता है, उनका टोटल अमाउंट कितना है जो मासिक है, तो वो 2.5 लाख है, और उन्हें सिंचित निधि से उनका वेतन दिया जाता है, और इसी को कहा जाता है भारत का खजाना। ठीक है, भारत सरकार का खजाना कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर इनके हटाने की बात की जाए तो भाई इनके हटाने का भी कुछ प्रोसेस होगा। ऐसे डायरेक्ट किसी को तो संवैधानिक पद पर अगर बैठा है तो उसे इस तरीके से तो हटाया नहीं जा सकता है बिना किसी प्रावधान के। तो क्या इनके बारे में कोई प्रावधान है इनको अपने सीट से हटाने के लिए? जी हाँ, इनके सीएजी को इनके बारे में भी प्रावधान दिया गया है संविधान में। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इनको हटाया कैसे जाता है। तो आइए देखते हैं, बोर्ड पर थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं। ठीक है, तो सदन की कुल सदस्य की संख्या, क्या दोस्तों? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, क्या दोस्तों? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए, यानी
उपस्थित, क्या यानी उपस्थित एवं मतदान, क्या यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए या विशेष बहुमत। आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि 2/3 क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। 2/3 भी विशेष बहुमत को ही कहा जाता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, या तो विशेष बहुमत रख देगा या फिर 2/3 रख देगा। ये दोनों चीजें एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 या विशेष बहुमत से दोनों सदनों में, एक सदन में नहीं दोस्तों, दोनों सदनों में पारित करना होता है। किसमें, लोकसभा और राज्यसभा, यानी दोनों सदनों में क्या करना होता है, पारित करना होता है। अगर दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो सीएजी को अपना पद त्यागना पड़ सकता है या अपना त्याली करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही गंभीर चर्चा कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए, यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य को कम से कम, सदस्य के कम से कम 2/3 यानी विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। क्या, दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। अगर दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो सीएजी को अपना पद खाली करना पड़ जाता है। ठीक है, सीएजी को अपना पद खाली करना पड़ जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इनके हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं इनकी कार्य शक्ति क्या होती है। भाई इनके पास तो कुछ पावर होगा, ऐसे थोड़ी ना सीएजी को बाबा साहब ने पता क्या कहा, बाबा साहब ने इस सीएजी को, क्या, इस सीएजी को सबसे महत्वपूर्ण लेखा की संज्ञा दी है। ठीक है, क्यों दोस्तों, इनको इतना महत्वपूर्ण बाबा साहब ने, यानी बाबा साहब ने इतना महत्वपूर्ण इनको क्यों माना। अगर बाबा साहब अगर मान सकते हैं, BR अम्बेडकर जी जो कि संविधान के निर्माता है, अगर वो मान सकते हैं कि ये जो सीएजी है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो सीएजी है यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे भारत के लिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्यों होता है दोस्तों, जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं उसकी जांच कौन करता है दोस्तों, उसकी जांच सीएजी के माध्यम से ही किया जाता है। यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब घोटाले को अच्छे से जांच करता है, और इन्हीं के जांचों की बदौलत आपको पता चलता है कि सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है, कितना पैसा आय किया है, कितना पैसा व्यय किया है। जितनी भी सारी चीज़ रिपोर्ट होती हैं वो सीएजी के माध्यम से ही होती हैं, इसीलिए इनको सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है संविधान में। ठीक है, तो आई थिंक इसमें आपको पता चल गया होगा कि इनको इम्पोर्टेंट इतना क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, आज हम तो चलिए देख लेते हैं इनकी कार्य की बात कर ले। तो कह रहा है कि यह भारत की सिंचित निधि, क्या दोस्तों, भारत की सिंचित निधि और भारत की आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि, क्या दोस्तों, भारत की सिंचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि, ठीक है, लोक लेखा निधि तथा ऐसी कंपनी जिसमें भारत का 51% हिस्सा हो। क्या दोस्तों, सिंचित निधि और आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। उसके अलावा अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसमें भारत सरकार का 51% उसमें हिस्सेदारी है तो क्या करेगा, ऐसी जो निधियां हैं ऐसी कंपनियों को क्या करेगा, जो आय व्यय होता है, मतलब व्यय करना, आय करना, ये सब जो इनके लेखा जोखा होते हैं इनकी जांच करती है। इनका नियंत्रण किसके पास होता है, इनके लेखा जोखा को, जो आय व्यय होता है, इनका जो सभी नियंत्रण चीज़ें होती हैं, इनके लेखा जोखा का जो नियंत्रण होता है वो किसके पास होता है, वो सीएजी के पास होता है। मतलब ये जो सभी निधियां मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आज इतना जान लीजिए कि ये जो निधियां हैं इनकी जो देख रेख करता है, इनका जो आय व्यय होता है, इनका जो लेखा होता है, किसी कंपनी में अगर भारत सरकार का 51% हिस्सा है उस कंपनी का लेखा जोखा कौन करता है, सीएजी करता है। क्या दोस्तों, सीएजी करता है। इन्हीं के माध्यम से भारत के सभी नागरिकों को पता चलता है कि पैसा सरकार कहाँ खर्च कर रही है, कहाँ पर आय कर रही है। मतलब जितने भी लेखा जोखा वाला सिस्टम होता है वो कौन देखता है, वो माननीय सीएजी महोदय देखते हैं। ठीक है, इसीलिए इस पद को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, आई थिंक आज मैंने जितना समझाया आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जो दोस्त अब तक नहीं समझे होंगे, आई थिंक आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से वो बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आई थिंक आज के बाद कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अब तक अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहा होगा तो आज के बाद इस क्लास में डाउट नहीं होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ क्लास को एक बार फिर से देखना। अगर एक बार भी ना समझ में तो कम से कम जब 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में कंठस्थ हो जाएगी, और आपके इस टॉपिक से अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप उसे करने में बेहतरीन तरीके से सक्षम होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, मगर डिपेंड करता है कि आप कितना रिवाइज करें हैं। जितना रिवाइज करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, काम आपको करना पड़ता है। ठीक है, मैं तो आपको सीधे टॉपिक हिट करता हूँ जो एग्जाम में आते हैं
उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन रिवाइज़ आपको करना पड़ता है। जब तक रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पाएँगे, ठीक है? पढ़ने को तो दुनिया पढ़ रही है, ठीक है? आप भी पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि हम ज़्यादा पढ़ते हैं, रिवाइज़ कहाँ करते हैं मेरे भाई। अगर जिस दिन से आप अच्छे से रिवाइज़ करने लगे, उस दिन से आप एग्ज़ाम को फ़तेह करने लगेंगे, ठीक है? उसी दिन से आपको लगेगा कि हाँ, मैं एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने के लिए बना हूँ। उस दिन से आपको एहसास हो जाएगा अगर आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं, ना कि केवल पढ़ने में ही ध्यान लगाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। कल फिर से मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।